नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह आप सभी का अपने व्याख्यान पोषण एवं आहार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मॉड्यूल 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट का अध्ययन इस पे चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत आज हम लेक्चर नंबर 15 जिसमें कि हम खनिज, प्रमुख एवं सूक्ष्म खनिज, उनकी भूमिकाएं और कमी के लक्षण भाग 2 इस पे हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने पहले भाग में देखा था कि किस तरह से खनिज और कुछ मुख्य खनिज किस तरह से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसी को हम आगे करते हुए आज उसके भाग 2 में हम चर्चा करेंगे। अब तक हमने देखा कि किस तरह से खनिजों का वर्गीकरण किया गया, मुख्य और सूक्ष्म खनिजों का वर्गीकरण किया गया उनकी आवश्यकताओं की मात्रा के आधार पर। उसी में हमने कुछ खनिजों के बारे में चर्चा की, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, पोटेशियम, क्लोराइड और नमक। अब हम आगे जिस चर्चा को बढ़ाते हुए हम आगे अब चर्चा करते हैं वो है सल्फर। सल्फर जो है यह एक खनिज है जो कि हमारे पूरे शरीर के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कि सल्फर पाए जाते हैं, जैसे कि थायमीन हो गया या बायोटीन हो गया, तो इनमें सल्फर पाया जाता है। ग्लूटाथायोन और इंसुलिन दो जो हार्मोन्स हैं इनमें भी सल्फर पाया जाता है। इसके अलावा क्रोनोटिन सल्फेट जो हमारे कार्टिलेजियस का एक अभिन्न अंग होता है, जो हमारे मांसपेशियों और हड्डियों को जोड़ के रखता है, उसका एक अभिन्न अंग जो होता है वह क्रोनोटिन सल्फेट होता है। अगर हम उसकी संरचना देखें तो उसमें भी सल्फर जो होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा जो ऊन जिसके कि हम गर्म वस्त्र बनाते हैं उसमें भी लगभग 4% सल्फर पाया जाता है। अगर हम बात करें कि इसके स्रोत क्या क्या हैं सल्फर के, तो जो भी हम मीट या मछली खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं या चीज़ खा रहे हैं, या किसी तरह का हम चाय पी रहे हो या चॉकलेट ले रहे हो, इन सब में हमें सल्फर मिलता है। और सल्फर का जो मेन हमारे शरीर के अंदर जो मुख्य भूमिकाएं होती हैं वह एक एंटीऑक्सीडेंट का है। इसके अलावा वह कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि कार्टिलेज उसका एक अभिन्न अंग होता है। इसके अलावा लीवर इसके स्वास्थ्य को बनाए रखता है। इसके अलावा जो हमारा स्किन होता है, जो हमारा चर्म है, इसकी भी स्वास्थ्य को वह बनाए रखता है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोटीन हो गए, इन सब में वह कोएंजाइम की तरह काम करता है। इसके बाद हम देखते हैं आयरन या लोहा। तो लोहा या आयरन जो होता है यह हमारे शरीर में पाए जाने वाले रक्तों में हेमोग्लोबिन नाम का एक कंपाउंड रहता है, इसका यह अभिन्न अंग होता है। और इसके अलावा मसल्स हमारे मांसपेशियों में एक प्रोटीन मायोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, और बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं जैसे कि साइटोक्रोम ए बी सी, इन सब में भी आयरन या लोहा जो होता है एक अभिन्न अंग होता है। इसके अलावा जो हमारे शरीर के अंदर जो हेमोग्लोबिन रहते हैं उसमें जो सबसे अधिक भाग लगभग 60 से 70% भाग हेमोग्लोबिन का वह आयरन से या लोहे से बना रहता है। और जो हमारे एक जो नॉर्मल वयस्क होता है उसमें हेमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है वह 10 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर हमारा उतना बरकरार रखना जरूरी होता है, क्योंकि इससे नीचे अगर हेमोग्लोबिन गिरता है तो हम उसमें यह कह सकते हैं सीधे कि इसमें आयरन की कमी है और इसके चलते एनीमिया जैसी बीमारी इसको हो रही है। इसके अलावा जो हमारे रक्त में आयरन या लोहा जो होता है वह ट्रांसफेरिन नाम के कंपाउंड के रूप में रहता है। इसके अलावा हमारे शरीर में हेमोसिड्रीन और फेरिटीन के रूप में यह जो होता है उसका लोहे का भंडारण होता है। तो जब हम भी खाना खाते हैं या भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें जो भी आयरन का सोर्स रहता है वह Fe3+ में रहता है, और वो जब हमारे आंतों के कोशिकाओं में जाता है तो वहाँ वह फेरिटीन के रूप में बदल जाता है। वह फेरिटीन जो होता है फिर वह हमारे रक्त प्रवाह में फेरोपोशन प्रोटीन के नाम से जाता है, और वह ट्रांसफेरिन के नाम से ट्रांसफेरिन के रूप में बदलता है, और वह ट्रांसफेरिन जो होता है फिर वह लीवर में जाता है, और वहाँ से वह किडनी के थ्रू जो भी ज़्यादा हमारे ज़रूरत से ज़्यादा जो आयरन होते हैं हमारे शरीर के अंदर वह बाहर निकल जाता है। आयरन जो लोहा होता है उसके चयापचय के लिए, उसके अवशोषण के लिए हमारे शरीर में एक प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है जिसको कि हम लोग म्यूकोसल ब्लॉक थ्योरी भी कहते हैं। इस म्यूकोसल ब्लॉक थ्योरी के अंतर्गत अगर हम जब भी किसी ऐसे खाद्य पदार्थ या लोहे का सेवन करते हैं और वह हमारे आंतों तक जाता है, अगर हमारे शरीर को आयरन की आवश्यकता रहती है तो वह उतनी मात्रा को वह अवशोषित कर लेता है, और जिस समय आयरन शरीर को ये लगता है कि अब उसके अंदर आयरन की मात्रा पर्याप्त हो चुकी है, उस समय वो उनका अवशोषण बंद कर देता है, और जो
अतिरिक्त आयरन रहता है, अतिरिक्त लोहा रहता है, वह हमारी आंतों की कोशिकाओं के द्वारा अवशोषण उसका बंद हो जाता है और वह या तो दूसरे भागों में जाके भंडारण होता है या शरीर के बाहर निकल जाता है। तो ये आवश्यकताओं के अनुसार हमारे शरीर के अंदर आयरन का अवशोषण होता है और जो ज़्यादा रहता है वह निकल जाता है। इसीलिए जब हम आयरन देते हैं तो हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि हमें उसकी कितनी कमी है और हमें कितनी मात्रा में उसकी आवश्यकता है। उसके अनुसार ही हम आयरन को हमेशा किसी को भी बताते हैं उतना आयरन आपको खाना है या ग्रहण करना है। अगर हम आयरन की डिफिशियंसी या उसकी कमी से हम देखें तो लक्षण आते हैं अनीमिया के। अनीमिया में किस तरह के लक्षण आते हैं? तो हमारा सर दर्द हमेशा रहेगा, हमें छाती में दर्द होगा, हमारे जो पंजे होते हैं हाथ के उनमें हमें चिंचिनाहट सी लगी रहेगी, हमारा जो स्किन रहता है वह ठंडा पड़ जाता है, शरीर के जो हाथ या पैर ठंडे पड़ने लगते हैं, हमें थकान महसूस होती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, हमारा हृदय जो होता है वह सही से काम नहीं करता है और हमें नींद आने लगती है। एनीमिया भी जो होते हैं वो 3-4 तरीके के होते हैं। एनीमिया जैसे नॉर्मल एनीमिया में क्या होता है कि उसमें रक्त कोशिकाओं की संख्या कम होती है। माइक्रोसिटिक एनीमिया ऐसा एनीमिया होता है जिसमें जो रक्त कोशिकाएं होती हैं उसका जो साइज होता है, जो उसकी संरचना होती है वह छोटी हो जाती है। माइक्रोसिटिक में जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वह अपने प्राकृतिक रूप से ज़्यादा बड़ी हो जाती है और हाइपोक्रोमिक में जो रक्त कोशिकाओं का जो लाल रंग होता है वह फीका पड़ने लगता है। तो इस तरह से अनीमिया की भी वर्गीकृत किया गया है और ये लोहे की कमी से भी एनीमिया होती है। अगला खनिज आता है कॉपर। जैसे आयरन उसी तरह कॉपर जो भी होता है यह भी हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन के बनाने के लिए आवश्यक होती हैं। इसके अलावा जो हमारे शरीर के अंदर जो रक्त कोशिकाएं होती हैं उनका जो मैच्योरेशन होता है उसके लिए भी कॉपर की आवश्यकताएं होती है। इसके अलावा कॉपर जो होता है वह हमारे शरीर के अंदर हड्डियों के बनाने की प्रक्रिया में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा कोलेजन बनना हुआ या इलास्टिन बनना हुआ जो कि हमारे मांसपेशियों में पाए जाने वाले फाइबर्स होते हैं जो कि मांसपेशियों के खिंचाव को बरकरार रखते हैं, उन सब में भी कॉपर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसके अलावा बहुत सारे मेटालो एंजाइम्स जैसे कि साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, यूरिकेज, टायरोसिनेज, लाइसिल ऑक्सीडेज, इन सब जैसे जितने भी एंजाइम्स होते हैं इन सब में भी कॉपर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा जो हमारे बाल होते हैं उनमें भी जो उनका जो काला रंग होता है या उनकी जो नॉर्मल जो प्राकृतिक रंग रूप होती है उसमें भी कॉपर बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। अगर हम देखें तो हमारे जितने भी अगर हम देखें तो पूरे भारतवर्ष में हर एक जगह जो मिट्टी होती हैं हमारे भारतवर्ष में वो सब जगह कॉपर और जिंक इन दो मिनरल्स की कमी हमारे पूरे भारत में है। इसीलिए कॉपर और जिंक ये दो ऐसे खनिज हैं जिसे हमें अपने भोजन में हमेशा ज़रूर इंक्लूड करना ही चाहिए। इसके अलावा अगर हम कॉपर का देखें कि वह कहाँ कहाँ अपनी भूमिका निभाता है तो वह हमारे नसों का तंत्र हो गया, नर्वस सिस्टम, वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा जो एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम है जिसके अंतर्गत जो भी फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के अंदर बनते हैं उनको वह कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा जो हमारा पाचन तंत्र होता है वहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स के लिए यह कोएंजाइम्स की तरह काम करता है। इसके अलावा जो हमारी प्रतिरोधक क्षमताएं होती हैं वहाँ भी कॉपर का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है क्योंकि यह बहुत सारे बैक्टीरिया को मारता है। इसके अलावा जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है या रक्त प्रवाह सिस्टम है उसके अंतर्गत हेमोग्लोबिन के बनने के लिए, रक्त कोशिकाओं के नॉर्मल काम करने के लिए यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। अगर हम देखें तो जो भी कॉपर हम ग्रहण करते हैं वो हमारे लीवर में जाकर के एपोसेरोप्लाज्मिन में बदल जाता है और एपोसेरोप्लाज्मिन फिर सेरोप्लाज्मिन में बदलता है और वो सेरोप्लाज्मिन जो होता है वह हमारे शरीर के अंदर जितने भी आयरन आती है उसके अवशोषण और उसकी जो काम करने की क्षमता होती है उसको वह बहुत हद तक नियंत्रित करता है और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से यह हेमोग्लोबिन के बनने और उसकी संरचना को बरकरार रखने के लिए भी कॉपर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि कॉपर की कमी से क्या क्या बीमारियां होती हैं तो उसमें हमारी जो हड्डियां होती हैं वह कमज़ोर हो जाती हैं और उसमें जो खनिजों की जो क्षमता रहती है वह कम हो जाती है। जो हमारा शरीर होता है उसमें कई जगह धब्बे आ जाते हैं, उजले उजले धब्बे आने लगते हैं। इसके अलावा जो रक्त कोशिकाएं होती हैं उनकी संख्याएं भी कम होती हैं। इसके अलावा जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वह भी ठीक से काम नहीं करता है। इसके अलावा जो हमारे शरीर का तापमान होता है वह भी बरकरार रखने में दिक्कत आती है शरीर को।
कई बार अगर हम कॉपर का ज़्यादा अपने जो भी उसकी मात्रा है उससे अगर ज़्यादा लेने लगें तो उसके चलते उससे भी हमें बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि विल्सन्स डिजीज़ जो हमारे अंदर होती है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है, जो कॉपर की हमें जो उसकी जितनी उसकी मात्रा है उससे अधिक और लंबे समय तक अधिक मात्रा में अगर हम कॉपर लें तो हमें एक विल्सन्स डिजीज़ नाम की बीमारी भी होती है। इसके इसके अंतर्गत हमें आँखों में सनफ्लावर कैटरेक्ट भी उसको कहते हैं, उस तरह की एक बीमारी हो जाती है। हमारे जितने भी जोड़ होते हैं शरीर के अंदर उनमें हमें दर्द होने लगता है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होने लगती है। इसके अलावा एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा जो हम कई बार हमारे मांसपेशियां होती हैं वो खिंचाव हो जाती है और हमें बहुत ज़्यादा थकान भी महसूस होती है। इसके अलावा लीवर के अंदर अगर हम देखें तो सिरोसिस और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां भी इसमें होने लगती हैं, धीरे धीरे यह बढ़ने लगती है। इसीलिए हमें कॉपर की मात्रा को नियंत्रित रखना है, न कम न ज़्यादा। अगर हम देखें तो कॉपर जो होता है यह मोलिब्डेनम और सल्फर इन तीनों से बहुत हद तक जुड़ा रहता है। यह तीनों जो खनिज होते हैं वह एक दूसरे की जैव उपलब्धता को प्रभावित करते हैं, क्योंकि यह एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, कई जगह बंधे रहते हैं। इसके बाद आता है कोबाल्ट। कोबाल्ट जो होता है यह इस तरह से हम इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी डायरेक्टली नहीं होता है, क्योंकि जो भी कोबाल्ट की अगर कमी होती है तो वह हम विटामिन B12 को ले करके भी कोबाल्ट की कमी को हम पूरा कर सकते हैं। और कोबाल्ट जो होता है वो विटामिन B12 का एक अभिन्न अंग होता है। तो हम अगर विटामिन B12 को अपने भोजन में अगर हम ले लें नियमित रूप से, उसकी मात्रा को बरकरार रखते हैं, हमें सामान्यतः कोबाल्ट की डिफिशियंसी या कमी नहीं होती है। इसके अलावा कोबाल्ट जो होता है यह भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर कई बार यह जीवाणुओं को मारने में काम करता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी काम जो होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जो रिएक्शंस होते हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, इसमें यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा यह कई बार मधुमेह को भी नियंत्रित करने में बहुत मदद करता है। अगर हम देखें, अगर किसी पुरुष में या किसी इंडिविजुअल में अगर कोबाल्ट की डिफिशियंसी या कमी हो रही हो तो उसमें उसे एनीमिया हो सकता है, उसको लेथार्जिक लगेगा, वह उसकी भूख कम हो जाएगी और उसका जो नॉर्मल स्किन रहता है वह खराब हो जाता है। इसके बाद जो अगला खनिज आता है वह है आयोडीन। आयोडीन जो है वह हमारे शरीर में सबसे अधिक 1/3 से 2/3 तक वह हमारे थायराइड ग्लैंड्स में, जो कि हमारे गले के पास रहता है, वहाँ पर रहता है। और यह हमारे अंदर जितनी भी BMR है, मतलब कि जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है उसको यह बरकरार रखता है। यह हमारे नॉर्मल मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर यह कमी होने लगती है, अगर आयोडीन की कमी होती है तो हमारा शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। इसके अलावा जो आयोडीन रहता है यह हमारे थायराइड ग्लैंड के उसके सिक्रेशंस को डायरेक्टली नियंत्रित करता है, जिसमें कि T3 और T4 दो थायराइड हार्मोन्स निकलते हैं। जो T4 होते हैं वह ज़्यादा एक्टिव फॉर्म होता है, यह ज़्यादा अधिक हमारे शरीर के सारे BMR रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। अगर हम देखें कि आयोडीन की कमी से तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बीमारी होती है वह है गॉइटर, या जिसको कि हम लोग घेंघा भी कहते हैं, घेंघा, जिसके अंदर गले में जो होती है वो बहुत ज़्यादा सूजन बन जाती है। इसके अलावा अगर जो गर्भवती महिलाएं हैं अगर उसमें आयोडीन की कमी हो जाए तो बच्चा कई बार मर भी सकता है, या फिर जो बच्चा पैदा लेता है वह सामान्य नहीं होता है, उसका जो मानसिक और बौद्धिक विकास होता है वह भी कम होता है। इसके अलावा अगर आयोडीन की कमी हो तो कई बार हमें प्रजनन से संबंधित बीमारियां भी होने लगती हैं। जो अब हम देखें कि यह क्या क्या काम करता है, तो ये हमारे विकास को और हमारे मानसिक और बौद्धिक विकास को भी बहुत हद तक नियंत्रित करता है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म या चयापचय की गतिविधियां हो रही हैं उसको ये बहुत नियंत्रित करता है। इसके अलावा जो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का जो मात्रा रहती है इसको ये बहुत नियंत्रित करता है। हमारे शरीर के जो तापमान, जो नॉर्मल तापमान होता है, इसको ये नियंत्रित करता है। इसके अलावा जो हमारे थायराइड ग्लैंड होते हैं इसको ये काम करने में बहुत मदद करता है। अगला खनिज आता है मैंगनीज। मैंगनीज जो होता है ये बहुत सारे एंजाइम्स जैसे कि अर्जिनेज, सिस्टीनेज, डीसल्फिडेजेस, थायमिनेजेस, इस तरह के जितने भी एंजाइम्स होते हैं इनमें यह कोफैक्टर्स की तरह काम करता है। कोफैक्टर्स की तरह काम करने का मतलब यह उनके काम करने की गति को बढ़ा देता है। इसके अलावा जितने भी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, मतलब जिस तरह में जब
ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जितने भी हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न करने वाले जितने भी प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें यह मैग्नीज बहुत ज़्यादा उपयोगी भूमिका अदा करता है। इसके अलावा जो प्रोंडेटिन सल्फेट होता है, जो कि हमारे कार्टिलेज, जो कि हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, उसकी संरचना में भी सल्फर के साथ मैग्नीज भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स या ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि हमारे कोशिकाओं के अंदर बहुत सारी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं, उसकी संरचना में भी मैंगनीज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन अगर हम एक तरफ देखें तो यह भी देखते हैं कि अगर हम अधिक मात्रा में आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम या फास्फोरस लेते हैं तो यह सब मैंगनीज के जैव उपलब्धता को कम भी करते हैं, मतलब ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर हम देखें कि मैंगनीज से की कमी से होने वाली बीमारियां, तो हम ये देखते हैं कि स्केलेटल, मतलब कि जो हमारे हड्डियों का जो संरचना होती है वह कमज़ोर हो जाती हैं, जो हमारा विकास होता है वह सही से नहीं रहता है, जो हमारे प्रजनन क्षमता रहती है वह कम हो जाती है, जो ग्लूकोज का जो चयापचय होता है वह ठीक से नहीं होता और उसमें कई तरह की इरेगुलरिटीज़ आने लगती हैं, हमें कमजोरी महसूस होती है। इसके अलावा हमारे कई चर्म में भी कई तरह की बीमारियां और कमियां आनी चालू हो जाती हैं। इसलिए मैंगनीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिनरल है। अगला मिनरल है जिंक। जिंक जो है यह लगभग 300 एंजाइम्स जो हमारे शरीर में होती हैं, बहुत सारे एंजाइम्स रहती हैं, उसमें ये 300 से ज़्यादा एंजाइम्स को यह कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, उनको कहीं ना कहीं यह नियंत्रित करता है और उनके लिए कोफैक्टर की तरह काम करता है। इसके अलावा कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि हमारी रक्त कोशिकाएं होती हैं, जिसको कि रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, उसमें यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जो हमारे आरबीसीज होती हैं यह हमारे शरीर के अंदर कई बार ऑक्सीजन और CO2 इन दोनों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो वहाँ पर जब हमारे रक्त कोशिकाओं से CO2 को निकालना होता है तो वहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वहाँ पर जिंक जो होता है वह वहाँ पर जिंक की एक कोफैक्टर की तरह काम करता है, जो कि एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है। इसके अलावा अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो हमारे इंसुलिन में रहता है, यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके अलावा जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम है या हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसमें भी जिंक जो होता है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा जो हमारे स्किन का केराटिनाइजेशन, मतलब कि जो उसमें प्रोटीन का जो भंडारण होता है, जो हमारे चर्मों में जो प्रोटीन रहता है चर्म में, उसका जो केराटिनाइजेशन होता है उसके लिए भी, या जो हड्डियों में कैल्सिफिकेशन, मतलब जो कैल्शियम का कितना कैल्शियम जमा होना चाहिए हड्डियों में, उन सब में भी यह महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। लेकिन अगर हम एक सावधानी भी हमें बरतनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा जिंक लेने लगते हैं अपने उसकी जो मात्रा है उससे अगर हम ज़्यादा जिंक लेते हैं तो यह कैल्शियम की जैव उपलब्धता को कम करता है। इसीलिए यह एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसीलिए हमें यह ध्यान रखना होता है कि अगर हम जिंक ज़्यादा ले रहे हैं तो हम उसके साथ साथ कैल्शियम भी लेना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें कि जिंक हमारे शरीर में क्या क्या भूमिकाएं निभाता है मुख्य रूप से, तो हम देखते हैं कि हमारी प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाता है, जो हमारी नसों का तंत्र होता है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा जो हमारा स्वास्थ्य और हमारा जो एक नॉर्मल विकास होता है उसमें भी यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। इसके अलावा जो DNA है, RNA है, इस तरह की जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसमें भी, उसकी संरचना में भी यह महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है और उसकी जो काम करने की क्षमता होती है उसमें भी यह महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। इसके अलावा जो प्रजनन, खास करके जो पुरुष प्रजनन में भी यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। अगर हम जिंक की कमी से देखें तो जिंक की कमी से कई बार भूख लगना कम हो जाता है, प्रतिरोधक क्षमताएं शरीर की कम हो जाती हैं, चेहरों में कई तरह के मुहासे आ जाते हैं, जो हमारा DNA रहता है वह कई बार वह खराब हो जाता है, हमारे नाखूनों में उजली उजली धब्बे आने लगते हैं, हमें बहुत दिनों तक लूज मोशंस या डायरिया की शिकायतें आती हैं, हमारे जो बाल, शरीर में जो बाल होती है सर के ऊपर, वो उसकी घनत्व कम हो जाती हैं। इसके अलावा हमें याद रखने की क्षमता हमारी कम हो जाती है। अगर हमें किसी तरह का कोई घाव हुआ है तो वह ठीक होने में ज़्यादा समय लेता है। अगला खनिज आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है ये हमारे हड्डियों और दांतों का एक अभिन्न अंग होता है और इसमें जो इसकी मात्रा होती है वह
0.04 से लेकर के 0.06 तक इसकी मात्रा होनी चाहिए। इससे अगर ज़्यादा होती है तो यह खराब होती है और इसके चलते हमारे दांत खराब होने लगते हैं, जिसको कि हम लोग डेंटल कैरीज भी कहते हैं। और ये हमारे हड्डियों और दांतों को एक स्थिरता और जो उसकी मजबूती होती है वह प्रदान करता है। फ्लोरोसिस एक ऐसा कंडीशन है जब हम फ्लोरीन को अगर हम लंबे समय तक अगर ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं, 1 ppm से ज़्यादा लेने लगते हैं, तो उस समय एक बीमारी होती है जिसे फ्लोरोसिस कहते हैं। यह एक तरह से जहर ही है। के अंतर्गत जो हमारे दांत होते हैं वो उसके चारों तरफ जो होते हैं वो कई तरह की उसकी जो एक परत जम जाती है, पीली परत, और धीरे धीरे वो दांत को कमजोर करता है और वह दांत को तोड़ता चला जाता है। अगला खनिज आता है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम जो होता है यह 2 एंजाइम ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, डिहाइड्रोजनेज, इन दोनों एंजाइम्स में एक कोफैक्टर की तरह काम करता है, जो कि प्यूरिन मेटाबॉलिज्म या पुरीन की जो चयापचय होती है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्यूरिन जब भी हम कोई जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, जो मांसाहारी जो खाना ज़्यादा खाते हैं, तो उस समय या जो दूध के उत्पाद ज़्यादा लेते हैं तो उनके जो चयापचय में प्यूरिन नाम का एक कंपाउंड बनता है, जो कि बहुत खतरनाक भी होता है। कई बार अगर यह सही से अगर शरीर से न निकले तो यह खतरनाक होता है, क्योंकि यह प्यूरिन जो होता है अगर अधिक मात्रा में हमारे शरीर के अंदर बनने लगे तो यह धीरे धीरे जाके यूरिक एसिड बनाता है, जिसके चलते हमें आर्थराइटिस और गॉट इस तरह की बीमारियां होने लगती हैं। तो इनके चयापचय और इनके शरीर से बाहर निकालने के लिए मोलिब्डेनम जो होता है यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। अगला खनिज है सिलीनियम। तो यह भी आयोडीन और मोलिब्डेनम की तरह यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण और कम मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है, जिसकी हमें शरीर में कम मात्रा में ज़रूरत रहती है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। जैसे कि ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज नाम का जो एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम होती है, उसकी जो संरचना होती है उसमें सिलीनियम एक अभिन्न अंग होता है, और यह हमारे शरीर के अंदर जितने भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं उसको यह धीरे धीरे कम करता है। अगर हम सिलीनियम के साथ भी अगर वही है कि उसकी भी एक मात्रा निश्चित रहती है, अगर हम उस निश्चित मात्रा से ज़्यादा लें तो सिलीनियम से हमें बहुत सारी बीमारियां भी होने लगती हैं, जैसे कि हमें बहुत डलनेस आ जाएगा, हम बहुत ज़्यादा हमारा जो हृदय है वह ठीक से काम नहीं करेगा, हमारे लीवर में प्रॉब्लम आने लगेगी और हमारे शरीर से बालों का लॉस होने लगेगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट खनिज है, अगला खनिज है क्रोमियम। क्रोमियम जो होता है ये हमारे शरीर में हमारे रक्त के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल रहता है उसको बरकरार रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो होता है यह इसके अगर कमी से कई बार डायबिटीज़ या मधुमेह की बीमारी भी हो सकती है। अगला खनिज है लेड, जिसको कि हम लेड पॉइजनिंग या प्लम्बिज्म कहते हैं। अगर यह एक तरह का बीमारी है, अगर यह ज़्यादा दिन तक और अधिक मात्रा में हमारे शरीर में अगर जमा होने लगे तो इसके चलते एक जो बीमारी होती है वह है प्लम्बिज्म, जिसके चलते बहुत सारे हमारी किडनी में, हमारे हड्डियों में, हमारे लीवर में, हमारे प्रजनन अंगों में, इन सब में इनका बीमारियां करने लगती हैं और यह कई बार कैंसर भी करता है। और छोटे छोटे बहुत सारे खनिज जो हैं वह उनकी अभी आवश्यकताएं जो हैं वह अभी सुनिश्चित नहीं की जा सकी हैं, हालांकि उन पर बहुत ज़्यादा शोध चल रहा है, जैसे कि बोरॉन हो गए, लिथियम हो गए, निकल हो गए, वेनेडियम हो गए, सिलिकॉन हो गए। इन सब की जो है इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा शोध चल रहा है और हमें इन सब में जो अभी जो रिजल्ट्स मिले हैं उसमें ये पता चला है कि इनकी भी बहुत ज़्यादा ये सब भी बहुत हमारे शरीर में बहुत सारे अभिन्न अंगों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन इनकी कमियों से होने वाली बीमारियों के बारे में भी हम बहुत हद तक पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त नहीं कर सके हैं, या हमें कितनी मात्रा में इनकी ज़रूरतें होती हैं इनकी भी मात्रा अभी सुनिश्चित नहीं की जा सकी हैं। अगर हम यह देखें, अगर हम एक ब्रॉड रूप से देखें तो हम ये देखते हैं कि हमें मिनरल्स जो होती हैं, जो खनिज होते हैं, ये हमारे भोजन का एक अभिन्न अंग होते हैं और इन्हें हमें हमेशा अपने भोजन में ग्रहण करना चाहिए और इनकी जो मात्रा होती है हमें एक उपयुक्त मात्रा हमेशा उसकी बरकरार रखनी है, न कम न ज़्यादा, क्योंकि कम होने से इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं और कई बार कुछ ऐसे भी खनिज होते हैं जिनकी अगर हम ज़रूरत से अधिक मात्रा में लेने लगे तो ये हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचाते हैं। इसीलिए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने भोजन को देखना है। धन्यवाद।